आज हम आदिकाल की वीर गाथा काव्यों की विशेषताएं पढ़ेंगे। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आप सबसे डिस्कस कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के आदिकाल में वीर गाथाओं का युग राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक रूप से दीनहीन तथा धार्मिक दृष्टि से क्षीण काल है। इस काल में वीर गाथा परक रासो ग्रंथों की रचना हुई, जिनकी विषय वस्तु का मूल संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। इन वीर गाथा काव्यों की सामान्य प्रवृत्तियां ये हैं। नंबर 1, संदिग्ध रचनाएं। इस काल में उपलब्ध होने वाली प्राय सभी वीर गाथाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध है। इस काल में खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो की रचना हुई है। भाषा, शैली व कथ्य में निरंतर कई शताब्दियों तक परिवर्तन व परिवर्धन प्रचुर मात्रा में होता रहा है कि इन ग्रंथों के मूल रूप की पहचान एक अत्यंत दुष्कर कार्य हो गया है। नंबर 2, ऐतिहासिकता का अभाव। इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध चरित्र नायकों को लिया गया है, किंतु उनका वर्णन शुद्ध इतिहास की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। इन कवियों के द्वारा दिए गए संवत और तिथियां व घटनाएं इतिहास से मेल नहीं खाती। अतिरंजनापूर्ण शैली में इस दिशा में महाव्याघात सिद्ध हुई है। इन चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं को राम, कृष्ण, नल, युधिष्ठिर आदि से श्रेष्ठ और सर्व विजेता घोषित कर दिया है। यथा पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज को उन राजाओं का भी विजेता कहा गया है जो उससे कई शताब्दियों पूर्व अथवा पश्चात विद्यमान थे। इस तरह इतिहास को अतिशयोक्ति तथा कल्पना पर न्योछावर कर दिया गया है। नंबर 3, युद्धों का सजीव वीर रसपूर्ण वर्णन। इन ग्रंथों में युद्धों का सजीव वर्णन हुआ है। चूंकि चारण कवि आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी समर स्थल में जूझा करते थे, अतः उन्होंने वीरता और पराक्रम का प्रभावोत्पादक चित्रण किया है। अपने कार्य आश्रयदाता के युद्धोन्माद को उत्पन्न कर देने वाली घटना योजना का आविष्कार को उन्होंने बखूबी निभाया है। पृथ्वीराज रासो से वीर रस का एक उदाहरण प्रस्तुत है। बज्जिय घोर निशान रान चौहान चहु दिसी, सकल सूर सामंत समर बल जंत्र मंत्र तिसी, उठि राज पृथ्वीराज बाग लग मनहु वीर नट, कढ़त तेग मन वेग लगत मनहु बीज झट घट। नंबर 4, संकुचित राष्ट्रीयता। आदिकाल में राष्ट्रीयता का संकुचित रूप था। कवियों ने राष्ट्र शब्द से समूचे भारत का अर्थ नहीं लिया, अपितु अपने आश्रयदाता के 150 गांवों को ही राष्ट्र समझ लिया। उन्होंने अनाधिकारी आश्रयदाताओं की भी अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशस्तियां लिखीं। देशद्रोही जयचंद्र की स्तुति में जयचंद्र प्रकाश, भट्ट केदार और जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर लिखे गए। नंबर 5, श्रृंगार रस का प्रयोग। चारण कवियों ने युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित कर लिया, अतः श्रृंगार रस का साहित्य में प्रचुर प्रयोग मिलता है। श्रृंगार रस के वर्णन के अंतर्गत षट ऋतु वर्णन, नक्षिक वर्णन आदि काव्य रूढ़ियों का सम्यक निर्वाह किया गया है। श्रृंगार रस का एक उदाहरण प्रस्तुत है। प्यू चित्तौड़ न आवेयु सावण पहली तीज, जोवें बाट बिरहणी खिणखिण अणवे खीज, संदेशों पिर साहिबा पाछो फिरिय न देह, पंछी घालिया पिंजरे छूटन रो संदेह। नंबर 6, प्रकृति चित्रण। कवि ने प्रकृति के रमणीय चित्रों से भाव चित्रण को सौंदर्य दिया है। 12 मासों तथा ऋतुओं के प्राकृतिक चित्र संयोग और वियोग में उद्दीपन का काम करते हैं। विरह के विभिन्न दशाओं के वर्णन में समस्त प्रकृति सहायक सिद्ध हुई है तथा अनुभूतियों को भी उसने सुकुमारता प्रदान की है। प्रकृति का स्वतंत्र चित्रण कम ही हुआ है। प्रकृति का उद्दीपन रूप। अस्त्रीय जन्म काय दीघू महेश, जनचंद काली कोयली, हूँ बैसती अम्बा नई चंपा की डाल, भस्तौ वाश विजोरडी। नंबर 7, जनजीवन से संपर्क नहीं। इन ग्रंथों में सामंती जीवन उभर कर आया है। इनका जीवन के साथ कोई संबंध नहीं है। राज दरबारी कवि से जनजीवन की विस्तृत व्याख्या की आशा व्यर्थ ही है।
चारण कवियों ने स्वामिनः सुखाय काव्यों की सृष्टि की है, अतः उनमें साधारण जनजीवन के घात प्रतिघातों का अभाव है। नंबर 8, छंदों का विविधमुखी प्रयोग। इस साहित्य में छंदों का विविधमुखी प्रयोग हुआ है। दोहा, तोटक, तोमर, गाथा, गाहा, पद्धरि, आर्या, सट्टक, रोला, उल्लाला और कुंडलिया आदि छंदों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है। यहाँ छंद परिवर्तन चमत्कार प्रदर्शन के लिए नहीं है, वरन अतिशय भावद्योतन के लिए हुआ है। इस परिवर्तन में कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। नंबर 9, डिंगल और पिंगल भाषा। वीर गाथा काव्यों की महत्वपूर्ण शैलीगत विशेषता है डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग। वीर रस की रचनाओं में डिंगल शैली का प्रयोग हुआ है तो कोमल भावों की अभिव्यंजना पिंगल शैली में की गई है। नंबर 10, काव्य के दो रूप, मुक्तक और प्रबंध। वीर गाथाएं मुक्तक और प्रबंध दोनों रूपों में मिलती हैं। बीसल देव रासो एक मुक्तक काव्य है तो पृथ्वीराज रासो प्रबंध काव्य है। इन दो रूपों के अतिरिक्त उस साहित्य में और कोई दूसरा काव्य रूप नहीं है, उसमें काव्य रूपों की विविधता का अभाव है। इस प्रकार अतिरंजनापूर्ण शैली में रचित होने के बावजूद वीर तथा श्रृंगार रस से परिपूर्ण वीर गाथा काव्यों में राजस्थान का इतिहास अवश्य निहित है, जिसका उपयोग थोड़ी सतर्कता के साथ किया जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के शब्दों में के कवियों का युद्ध वर्णन इतना मार्मिक तथा सजीव हुआ है कि इनके सामने पीछे के कवियों की अनुप्रास गर्भित किंतु निर्जीव रचनाएं नकल सी जान पड़ती हैं। रविन्द्रनाथ ठाकुर के अनुसार यह राजस्थान की मौलिक निधि है, यह स्वाभाविक, सच्ची और प्राकृतिक है।